Hey everyone, welcome back to my channel. So this is Prisha Kafaria. Today we are going to do class 10's very important chapter from geography, chapter number 6, manufacturing industries. Okay, so without any further ado, let's begin. Yes, so in this chapter we are going to again refer notes. So these are given here. So बात करते हैं चैप्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज दी जो भी आपकी प्रोसेस, जो भी आपकी चीज होती है दैट हैज कम आफ्टर, आपने उसको निकाला है एंड देन हाउ टू मेक इट, किस तरह से आपको उसको कपड़े में बनाना है. लाइक यू हैव एक्सट्रैक्टेड कॉटन एंड नाउ यू हैव टू मेक अ शर्ट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो इस चैप्टर में हम अलग अलग काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि यही काम करती हैं, कोई से भी प्राइमरी गुड को वो सेकेंडरी गुड में कन्वर्ट करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सो योर सिंपल डेफिनेशन इज गिवन: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि गुड्स का प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री, इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री. तो उसमें रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने का काम होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं दे आर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार ब्रूअर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा. दीज ऑल फॉल इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज. मतलब ये सारी चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती हैं. अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इंपॉर्टेंस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्यों मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स इन CBSE फॉर 5 marks. So the manufacturing sector is considered to be the backbone of development due to the following reasons. देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बैकबोन, डेवलपमेंट की बैकबोन, डेवलपमेंट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उसमें एक बैकबोन का रोल प्ले करती है. हाउ इट प्लेज एज अ बैकबोन, सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इट. सो द फर्स्ट रीजन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब आपका जो भी इकोनॉमी का जो बैकबोन है, ओके, दैट इज एग्रीकल्चर. ठीक है, तो उसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को, बिकॉज एग्रीकल्चर से कोई गुड आया, एग्रीकल्चर करके कोई सा भी गुड्स आए. ठीक है, नाउ अब वो गुड्स से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाना, सो दिस इज डन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली, नो. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हाट दे डू, दे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एज इट प्रोवाइड्स जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. देखो मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं. लाइक इट हैज़ ओपन द गेट्स फॉर सेकेंडरी सेक्टर. देर आर मैनी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, सो पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन दैट ऑल्सो. एंड टर्शरी सेक्टर्स भी बहुत सारे हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, इट ओपन्स जॉब फैसिलिटीज फॉर पीपल. ओके, सो पीपल कैन गो एंड टेक अप जॉब्स इन देम. पहले तो प्राइमरी सेक्टर ही चलता था, एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल, कि प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, then secondary sector grew and now tertiary sector is growing. In this chapter we are talking about secondary sector. Second reason है, it helps in the eradication of unemployment and poverty. Unemployment तो हमने देख लिया, it creates job opportunities. इसके साथ साथ poverty, obviously if it creates job opportunities people will have money to eat food for two times. ठीक है, अगला है export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं, जब जो इंडिया में बनते हैं, नाउ दे आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. सो इससे क्या होता है, हमारा और उस कंट्री का जो ट्रेड है, ठीक है, आपस का जो ट्रेड है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज, एक्सपांड होता है वो, एंड फॉरेन एक्सचेंज होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज. इट हेल्प्स इन प्रॉस्परिंग द कंट्री बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. It also prospers the country obviously when foreign exchange is involved, so money will also be more, money will also increase. So in this way it helps in prospering the country by giving a boost to the economy. अब इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट इन नेशनल इकोनॉमी, वी कैन से GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है उसका. तो द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग over the last decade has been around 7% per annum. देखो डिजायर्ड कुछ और है और हमारी कंट्री का जो है वो 7% है. देखो डिजायर्ड कितना है, डिजायर्ड इज 12% डिजायर्ड है कि आपको पूरे ईयर में 12% तक तो आपका होना ही चाहिए. ठीक है, GDP में कंट्रीब्यूट होना चाहिए. और कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे उससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन इंडिया में कितना है, सिर्फ 7% पर ईयर चलता रहता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, जिसके कारण अप्रोप्रिएट पॉलिसी की जरूरत है.
है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न्यू पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के भी कुछ हार्डवर्क चाहिएगा, ताकि फिर बाद में नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया जा सके। सो बिकॉज ऑफ दिस एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाया गया था इस ऑब्जेक्टिव को लेकर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। अब आता है कि इंडस्ट्री को कहाँ लगाना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री टू बी सेटअप। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मीन्स इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है ऑब्वियसली। इफ यू आर नॉट हैविंग रॉ मटेरियल तो फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, द प्रोसेसिंग ऑफ इट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग ना। तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे बनाओगे, सो रॉ मटेरियल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा होता है लेबर, लोग नहीं होंगे तो कैसे काम होगा आपकी इंडस्ट्री में, सो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कैपिटल इज द मनी, ठीक है, मनी तो हर चीज में जरूरी होता है। देन पावर इज इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव a lot of power, like a poor cannot make na, poor does not have so much of capital as well as it does not have power, तो फिर नहीं बन पाएगा, it is very difficult to make. Okay, so if someone is having power and if someone is having a reach from the market की भी reach होनी चाहिए, है ना, जिस जगह पे बना रहे हो उसके पास होना चाहिए मार्केट, ताकि आपका जब भी प्रोडक्ट बन जाए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की उस जगह की गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी चीज को प्रमोट करती हो। ठीक है, तो दैट इज दीज आर सम इन्फ्लुएंसिंग थिंग्स, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट अ लोअर कॉस्ट। जहाँ अवेलेबल होंगे वहां पर तो बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्रियल लोकेशन वहीं पर बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ अवेलेबल नहीं होंगे वहां पर अगर कम कॉस्ट में अवेलेबिलिटी मिल जाती है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो यहाँ पर एक फिगर गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ पर फिगर में बताया है कि किस तरह से जो इनपुट्स होते हैं, व्हाट आर द इनपुट्स से आपकी जो भी चीज बनती है, नाउ दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री में आपके आउटपुट बनते हैं, दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट, एंड मार्केट से जो मनी आता है दैट अगेन गोज इनटू द बाइंग ऑफ इनपुट्स एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन। ठीक है, अब आता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखो what are these kind of industries, जिसमें कि जूट, कॉटन, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। सो व्हेनेवर किसी भी इंडस्ट्री में इन रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जाता है, सो दीज आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में। देन विल मूव ऑन टू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो पहला आता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, देखो ये एक ओनली इंडस्ट्री है इंडिया में विच इज सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से सारी चीजें इसमें प्रोड्यूस की जाती है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड इट इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इट मीन्स दैट आपका रॉ मटेरियल से लेकर जिन भी प्रोडक्ट्स जो भी ये बनाता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू तक, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स इनके सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू के होते हैं वहाँ तक ये सारी चीज़ें खुद ही करती है। ओके, इट इज़ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, इट इज़ द ओनली इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत इनपुट है इसका, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए सारी इंडस्ट्रीज करती हैं, एज वी हैव स्टडीड दिस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था हमने। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सारी ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ही पार्ट होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़े से कपड़ा कुछ बनाते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आता है कॉटन इंडस्ट्री। सो दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, है ना, बहुत ज़्यादा इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली, क्योंकि एग्रीकल्चर से कॉटन आता है एज रॉ मटेरियल एंड देन that is converted into the finished product, like a kind of shirt, anything, ठीक है, जो भी कॉटन से बनती है। सो इट्स लाइक अ वेरी मच एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। कॉटन के बॉल को जब प्लग करना रहता है, सो दैट ऑल्सो नीड्स वर्कर्स टू बी देयर, लेबर उसके लिए ज़रूरत होती है। तो जिसमें गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत होती है। सो इट वेरी मच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। दूसरी इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करता ही है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल्स और डाइज के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर देता है।
और पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अब हम पढ़ते हैं जूट टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। सो जूट टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। बहुत ज़्यादा इट इज़ अ लार्जेस्ट, वी कैन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर मिल्स हैं, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर आसपास जहाँ पर है ना, तो वहाँ पर हुगली रिवर कहाँ जो बैंक्स हैं, तो वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उस जगह पे बहुत ज़्यादा जूट ग्रो होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ लोकेटेड देयर। तो यहाँ पर कुछ रीजन्स नहीं दिए हैं, तो रीजन्स आर हियर। रीजन्स क्या है कि हुगली बेसिन के यहाँ ही क्यों होता है, वाई नॉट अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में दूसरी जगह क्यों नहीं होता, है ना। सो पहला है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट या फिर सॉइल इस तरह की होगी। वहाँ पर देयर इज इट इज सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवे अच्छे खासे हैं वहाँ पे, ठीक है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, ठीक है। रोडवेज, रोड का जो फैसिलिटीज़ हैं, वाटर की फैसिलिटीज़ दे आर वेरी नाइस देयर, ताकि गुड का मूवमेंट जो है रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके साथ साथ वहाँ पर कोलकाता सिटी तो है ही वेस्ट बंगाल में, सो इट मार्केट का जो प्रॉपर चीज़ें हैं ना वो सब कोलकाता की सिटी सब कर देती है, ठीक है। तो कोलकाता जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लार्ज अर्बन सेंटर देयर दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो जूट गुड्स के बहुत सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर, ठीक है। तो दीज वर सम फैक्टर्स बाय विच वाई हुगली बेसिन की जगह ही क्यों जूट ग्रो होता है। अब चैलेंजेस क्या हैं दैट आर फेस्ड इन दिस इंडस्ट्री, सो दैट इंक्लूड्स, देखो बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है, बिकॉज यहाँ पर जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडिया में उनकी कंपटीशन वो कहाँ से करते हैं, फॉरेन से जो चीज़ें आती हैं जूट की, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। और सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स भी आ गए हैं, अब भी लोग जूट की चीज़ें यूज़ नहीं करते, पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इट हैज़ बिकम मैंडेटरी टू यूज़ जूट एज अ पैकेजिंग प्रोडक्ट, और इसके कारण से जूट का जो फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वेयर एज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो इट इज़ वेरी मच प्रेफर्ड। बट एज इट वॉज बहुत ज़्यादा इसकी हाई कॉस्ट रहती थी, लोग उसे खरीदते नहीं थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, सो एवरी वन हैज़ टू फॉलो दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आते हैं हम शुगर इंडस्ट्री पे। सो शुगर इंडस्ट्री जो है वो उसमें इंडिया जो है इट कम्स सेकेंड इन एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। वर्ल्ड में प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूस जो भी करता है, ठीक है। तो इंडिया जो है इट स्टैंड सेकेंड पोजीशन पे आता है, और पहले पोजीशन पे आता है गुड़ और खंडसरी, जो कि शुगर से ही बनते हैं, सो उसके प्रोडक्शन में वो फर्स्ट आता है, और एज अ प्रोड्यूसर इट स्टैंड सेकेंड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और पहला कौन है, सो पहला है बांग्लादेश। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, मतलब जब भी सीजन होता है तभी ये ग्रो करता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ सीजनल इन नेचर। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो कि कुछ चैलेंजेस वी कैन से कि आपका जब भी शुगर केन जो होता है, देखो शुगर जो होती है वो शुगर केन से ही बनता है, सो वी विल टॉक अबाउट शुगर केन हियर। शुगर केन का जब ट्रांसफर होता है जहाँ से वो शुगर केन को निकाला जाता है, ठीक है, पूरा 1 साल लगता है शुगर केन को निकालने के लिए, तो निकाल के फिर जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी वहाँ तक पहुँचाने में उसके अंदर का जो सुक्रोज होता है दैट बिकम्स लेस। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों में इसका जो प्रोडक्शन है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो चीज़ों में ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला है कि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि सुक्रोज कंटेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो वो जब ले जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो सुक्रोज कंटेंट फिर इतना कम नहीं होता जितना दूसरी स्टेट्स में कम हो जाता है। अब अगर कम हो जाएगा तो शुगर अच्छे से कैसे बन पाएगी, शुगर तो मीठी होती है ना, मिठास ही कम हो जाएगी तो फिर कैसे बनेगी, सो इट्स लाइक दैट। अब कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इसको ज़्यादातर संभालता है, बिकॉज दूसरे लोगों को संभालना, इसको मे बी दे आर नॉट सो मच स्किल्ड, और नहीं है लोग इतने स्पेशलाइज्ड कि वो शुगर केन को संभाल सके। शुगर केन इज़ अ वेरी सीजनल इन नेचर, जैसा नेचर मतलब जो टेम्परेचर और क्लाइमेट सब चीज़ें बदलती है तो उसका भी चीज़ें बदलती रहती है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ये सारा कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जो उसको ग्रो करता है, फार्मर्स और ये सारे वर्कर्स इसको मतलब इसका ध्यान रखते हैं। अब आता है कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो मैंने आपको बता दिया था कि इट इज सीजनल इन नेचर, सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है इसका। फिर आपने देखा होगा जब शुगर केन जूस निकालते हैं
तो बहुत सारी मतलब पीछे का जो मतलब जो गंदा पार्ट रहता है, जो भी पार्ट रहता है दैट इज वेस्ट, ठीक है, वो उसको फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैगेज, बट देयर इज अ यूज फॉर बैगेज ऑल्सो, तो उसका भी यूज किया जाना चाहिए, ठीक है, यूज होता है इसलिए यूज किया जाना चाहिए ना, वाई यू आर थ्रोइंग इट, ओके। फिर ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, थोड़े से ओल्ड मेथड्स हैं, सो वी हैव टू प्रमोट न्यू मेथड्स, कुछ न्यू मेथड्स आने चाहिए, सो टू बूस्ट अप द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री। अब हम आते हैं किसके ऊपर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑब्वियसली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सो इट इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू मिनरल, रिलेटेड टू मिनरल्स ओनली। सो मिनरल्स और मेटल्स जहाँ के रॉ मटेरियल्स होंगे वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, देन वील रीड अबाउट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, देन आपका आता है केमिकल इंडस्ट्री, और फिर अपन कुछ ऐसी ही सिंपल इंडस्ट्रीज के बारे में स्मॉल में पढ़ेंगे, तो कम में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली आर डिपेंडेंट अपॉन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होती है फॉर देयर मशीन्स, ट्रांसपोर्ट चीज, बिल्डिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों में स्टील तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट इज यूज्ड एवरीवेयर वी कैन से। तो स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ही फिर प्रॉफिटेबल होती होगी, सेक्टर इज प्रॉफिटेबल, तो इसे एक हैवी इंडस्ट्री माना जाता है। वाई? बिकॉज रॉ मटेरियल्स वो बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि बनाती है, तो ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर सिंपल एक ऑटो रिक्शा आ जाएगी, सो दैट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द हैवी एंड बल्कि raw materials from one place to another, so it needs trucks and tempos, so like this बहुत बड़ी चीजें आती हैं, so it also heavy transportation cost होता है इसका, ठीक है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट, अभी के टाइम पर तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, प्रोड्यूसिंग कंट्री है आयरन और स्टील का, एंड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू ऑन नाउ अगेन हर एक इंडस्ट्री में देर आर सम चैलेंजेस विच नीड्स टू बी, फिर से उसको सही करना होगा गवर्नमेंट द्वारा, या फिर इनके ही जो भी साइंटिस्ट अगर कुछ न्यू चीजें बनाए, बिकॉज एवरीवेयर ओल्ड मेथड्स आर यूज्ड, प्रोडक्शन के लिए तो ओल्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं, है ना, मशीन्स आर ऑल्सो ओल्ड, सो न्यू अगर कुछ बनाया जाएगा तो देन इट विल बी एन ईज फॉर दीज प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो पहला यहाँ पर कारण है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है ना, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल होता है, सो इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है, और कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है आयरन को ना हार्ड बनाने के लिए, आयरन इज़ नॉट नेचुरली हार्ड, तो उसके अंदर 4:2:1 के रेशियो में आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन डलता है, थोड़ा सा मैग्नीज भी डलता है, ताकि आप स्टील को हार्डन कर सको। सो आपको कुकिंग कोल जरूरी होता है, बट इट्स लेस अवेलेबल, ठीक है, कम अवेलेबल है ये। फिर लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर काम तो करता है लेकिन प्रोडक्टिव इतना नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट दैट प्रोडक्टिव दैट नीड्स टू बी, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी का सप्लाई, दैट इज लाइट, वी कैन से पावर, लाइट की बात कर सकते हैं, मे बी एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सो दैट द इरेगुलर सप्लाई इज देयर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है दैट बूस्ट हो सके, ठीक है। अब आता है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ओके। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, सेकेंड इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट की चीज़ें जो बनती है, एरोप्लेन्स और इन सब में उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एल्यूमिनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूटेंसिल्स बनाने में, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, वायर्स, एल्यूमिनियम का वायर्स होता है, गुड कंडक्टर, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमिनियम भी। बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड एज अ स्मेल्टर, क्यों? क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। व्हाट इज स्मेल्टिंग यही होता है कि जो भी आप ओर निकाल रहे हो ना, उसको मेल्ट करके उसमें से भी आपको जो भी मेटल निकालना है दैट यू टेक आउट बाय हीटिंग इट, ओके, बाय इन मोल्टन स्टेट यू कैन टेक इट आउट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। आपके बुक में एक ऐसी इस तरह की लाइन दी होगी, तो वहाँ पे लिखा गया कि कितना टन बॉक्साइट चाहिए, जैसे एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिनियम बनता है, सो दिस इज ऑल रिटन इन योर बुक, ठीक है, एक लाइन दी है, यू कैन रीड इट। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टील, ठीक है, स्टील का सब्सटीट्यूट, कॉपर का सब्सटीट्यूट,
सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह लेने वाला, इफ वी आर नॉट यूजिंग स्टील तो उसकी जगह एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, लेड का, जिंक का, तो इन सब जगहों पर भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, एल्यूमिनियम का क्यों यूज किया जाता है इन सब चीजों की जगहों पर? क्योंकि ये बहुत लाइट है वेट में, इट इज लाइट इन वेट, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इस पे कोरोजन ज्यादा जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज मिलिएबल, मतलब आप इससे क्या कर सकते हो, थिन शीट्स बना सकते हो। एल्यूमिनियम की शीट्स, एल्यूमिनियम की जो फॉil होती है वो तो खाने पे लपेटता है ना, सो दैट यू ऑलरेडी नो। इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इसको किसी दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाता है। So this was all about aluminium smelting, and as we have done this, we have completed the mineral based industries. ठीक है, अब आते हैं हम chemical industries के बारे में पढ़ेंगे। chemical industries क्या होते हैं? Obviously the industries in which chemicals are used to make products. ठीक है, so chemical industry comprising both large scale small scale manufacturing units, इसमें लार्ज स्केल यूनिट्स भी इंक्लूडेड होती हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स भी इंक्लूडेड होती हैं। लार्ज स्केल यूनिट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट इज लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल ज़्यादा कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कम मनी, कम कैपिटल, कम पावर, ऑल द थिंग्स आर लेस। ठीक है, कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल। रैपिड ग्रोथ हैज बिन रिकॉर्डेड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। देखो केमिकल इंडस्ट्रीज दो टाइप की होती हैं, एज यू हैव ऑल्सो स्टडीड, केमिस्ट्री भी दो टाइप की होती है ना। केमिस्ट्री के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर की अलग अलग होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका जो यूज है वो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, दिस इज अ वन शॉट, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डीप। अल्कलीज, सोडा ऐश एंड कॉस्टिक सोडा, ये सारी चीजें जो होती हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। सो इनसे जो चीजें बनती हैं वो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बनती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक मतलब मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड रबर्स, प्लास्टिक्स, डाई की चीजें बनाने के लिए, ड्रग्स एंड पैरामास्यूटिकल्स। ड्रग्स मीन्स द मेडिसिन्स एंड दैट इज रिलेटेड टू पैरामास्यूटिकल्स एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज। अब आते हैं हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, डीएपी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब किस तरह बनते हैं? सो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सॉइल के लिए, फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स। तो उसके लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं ज़्यादातर? सो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इन सब जगहों पर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, सच एज बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, इन सबको बनाने के लिए ऑब्वियसली सीमेंट इज इंपॉर्टेंट। किसी का भी घर बनता है पूरे वर्ल्ड में तो सीमेंट इज यूज्ड। ठीक है, हर जगह सीमेंट यूज होता है ना। सो सीमेंट इज काइंड ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्री से भी ज़्यादा, आई गेस, बिकॉज सीमेंट तो आयरन और स्टील से भी ज़्यादा यूज होता है ना। सो सीमेंट इंडस्ट्री इज अ वेरी काइंड ऑफ गुड इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल इसका भी होता है, इसके लिए हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, सीमेंट कैसे बनती है? ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से बनती है, दैट इज वाई हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल की जरूरत होती है यहाँ पर भी। अब हम आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज काइंड ऑफ लास्ट सेकेंड इंडस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। फिर कुछ पोल्यूशन की चीज़ें हैं और फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर दी फैक्टर्स। ठीक है, सो बहुत थोड़ा सा और पोर्शन बचा है। ओके, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इज दी नॉट मोबाइल। Okay, it is because when I was small na, I used to think about that automobile industry is related to the production of mobiles, but it is not like that. Automobile is the production of all the vehicles. ठीक है, so manufacturing of trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three wheelers, multi utility vehicles, आपकी फरारी और ये सारी चीजें की जो इंडस्ट्री होती है, that is called automobile industry. So these industries, Delhi, Gurugram, so names are written here. मुंबई, पुणे, यहाँ सब, इन सब जगहों पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर लार्जली देयर। इन सब चीज़ों पे ना वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है कि डिस्क्राइब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था हुगली रिवर का, मैंने क्या बताया था आपको, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वाई जूट टेक्सटाइल्स आर मोस्ट एट हुगली बेसिन, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आती नहीं है, बट फॉर नॉलेज गेनिंग पर्पस यू कैन रीड इट। आगे आते हैं आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। इट इज़ कंसिडर्ड एज employment, it is considered as a
एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री वी कैन से। और बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है इंडिया का। इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपका सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं लाइक टेलीफोन्स, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, बेंगलुरु इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, अगर इसका कोई क्वेश्चन आए और अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, सो दिस पॉइंट यू शुड ऐड इन इट कि बेंगलुरु इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। दैट विल मतलब इम्प्रेस कर देता है एग्जामिनर को। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट। सो यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए हैं कि मुंबई, दिल्ली, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। और so this is the continuing growth of hardware and software is the key to the success of IT industry in India। तो अगर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा देन इट विल बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा IT इंडस्ट्री का इंडिया में। दैट विल बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। देखो इंडस्ट्रीज वी नो दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव यहाँ तक तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारा इंपॉर्टेंस ही पढ़ा। नाउ वी शुड also see to it that something that has advantages also had disadvantages। so what are its disadvantages is that कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, वेदर इट इज एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, सारे टाइप की पोल्यूशन इट कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन देखो, जब आप इंडस्ट्रीज में कुछ बनाते हो सो इट एमिट्स स्मोक दैट गोज इन एयर एंड देन इट पोल्यूट्स इट। तो कुछ बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज होते हैं, काइंड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारी जो चीज़ें एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। ठीक है, स्मोक जो कि केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा निकला होता है। देन ब्रिक लाइन्स, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज, मेल्टिंग प्लांट से एयर पोल्यूशन होता है, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स की हेल्थ को, प्लांट्स को, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब अगर वाटर में डाल दो, अभी वो पढ़ेंगे, अलग से पढ़ते चलो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। अब पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि अगर आप वाटर में डंप कर दो इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ऑब्वियसली इफ वी डिस्चार्ज दीज एफ्लुएंट्स एंड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू वाटर इट ऑब्वियसली कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पानी में भी अगर कुछ गंदा डाल दोगे तो आपको भी फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वाटर इज अ वेरी काइंड ऑफ एसेंशियल थिंग इन योर लाइफ, और अगर वो गंदी हो जाए देन इट लीड्स टू मेनी डिजीजेस। इफ it causes diseases for humans, it also causes diseases for aquatic animals। so you should not dump anything without its मतलब उसको सही किए आप नहीं डाल सकते वाटर में। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज जो होती हैं दैट आर मेन कल्प्रिट फॉर वाटर पोल्यूशन आर पेपर, पल्प, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। सो दीज आर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट डिस्क्राइब सम मेजर कल्प्रिट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो आपको ये सारी इंडस्ट्रीज का नाम थोड़ा सा याद रखना है। देखो पेपर, पल्प, केमिकल, ये तो इजी है। ठीक है, अब आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल मतलब होता है वाटर से रिलेटेड होता है। वाटर से जब आप एनर्जी बनाते हो ना, दैट इज कॉल्ड थर्मल। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन कब होता है? जब आप हॉट वाटर इंडस्ट्रीज से किसी भी सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर की रिवर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर के लेक में डाल देते हो, तो उससे जो आपका टेम्परेचर होता है पानी का, दैट गड़बड़ा जाता है ना वो थोड़ा, तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल। एक्वेटिक एनिमल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनमें भी, उनकी लाइफ में। ठीक है, सो आपको कूल करके ही उसके अंदर डालना चाहिए, अदरवाइज आप हॉट वाटर डाल दो सो इट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी कुछ इंडस्ट्रीज करती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स करते हैं, तो उनके ये हैं कुछ एग्जाम्पल। अब आता है नॉइज पोल्यूशन। So noise pollution is the propagation of noise and harmful impact on the activity of human and animal life। Obviously noise pollution is caused by the high volume, है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप noise करोगे then it causes noise pollution। स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। सो नॉइज पोल्यूशन इज ओवरऑल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट गिव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन, इट शोज इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इट रिजल्ट्स इन इरिटेशन, एंगर। ऑब्वियसली अगर आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, जैसे कि मेरे घर पे चल रहा है, सो वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम तो आती ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी, इफ़ वी आर स्टडिंग और वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, पूरे दिन चलता रहता है, तो इट कॉजेज एंगर। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, इफ इट इज इन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, मतलब आप पूरी की तरह बहरे भी हो सकते हो। बच्चे तो नहीं होते, लेकिन बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसा उनके साथ हो सकता है। It also increases heart rate and blood pressure। ठीक है, so these are some things that are related to noise pollution। so noise pollution कौन करता है भाई? तो noise pollution के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं that are very much बहुत ज़्यादा मेजर कल्प्रिट बोल सकते हैं।
तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज आई टोल्ड यू बिफोर, मशीनरी की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री के इक्विपमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्रीज, जनरेटर्स, फिर आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल्स जो होती हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। अब आता है कि भाई इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, इतने ज़्यादा टाइप से पोल्यूशन हो रहे हैं, सो हाउ टू कंट्रोल इट, आर सम वेज टू कंट्रोल इट? सो येस, ऑब्वियसली इफ देर आर सम डिसएडवांटेजेस, देर आर सम एडवांटेजेस टू कंट्रोल, देर आर सम मीन्स वी कैन से कंट्रोल करने की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वेज होते हैं। तो पहला वे क्या है भाई, मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। ठीक है, अगर आपका कोई वाटर है, अगर आप मतलब लाइक हॉट वाटर है विच यू आर नॉट गोइंग टू डंप इन, आपका सिंपल नॉर्मल लेक में नहीं फेंकना चाहिए ना उसको, एज आई टोल्ड यू बिफोर, थर्मल पोल्यूशन होता है, सो यू कैन यूज इट, ओके, रिसाइकल इट, यू कैन रीयूज इट। तो इस तरह से आप वाटर के यूज को मिनिमाइज कर सकते हो बाय नॉट अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ एज वेल। दूसरा है हार्वेस्टिंग रेन वाटर, जब बारिश आती है तो यू शुड हार्वेस्ट रेन वाटर, है ना, ताकि आप बाद में जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल कर सको। तीसरा है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स, ताकि थर्मल पोल्यूशन नहीं हो। पर्टिकुलेट मैटर जो होता है एयर में, मतलब जो भी गंदगी होती है एयर में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंडस्ट्रीज के जो ऊपर होता है ना, जैसे चिमनी होती है, उसके ऊपर आप कुछ तरह के अलग अलग तरह के कुछ चीज़ें आती हैं जो कि अगर आप स्टिक कर दो ना, तो सारी जितनी भी डस्ट होती है जो कि नीचे से ऊपर आती है, वो सारी वहाँ पर स्टिक हो जाती है। ठीक है, देर आर काइंड ऑफ मेनी थिंग्स। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे, नाम डाल के यहाँ पे जो नाम दिए उनको डालना और देखना, तो फोटो व्हेन यू विल सी ना, तो आपको ये बात जब याद आएगी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी आता है तो स्मोक सारा नीचे आ जाता है एज अ फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ डर्टी वाटर। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप फैक्ट्रीज के अंदर कहीं पर भी लगा दोगे, सो ये एयर में जाने से पहले ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर एयर में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अनडिजायरेबल गैसेस जो हैं या फिर अनडिजायरेबल डर्ट जो है वो नहीं बढ़ेगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज में आप ऑयल और गैस का यूज़ न करके स्मोक को रिड्यूस कर सकते हो। मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड, आपको ऑब्वियसली हर जगह हर इंडस्ट्री में यही तो डिसएडवांटेज होता है, यही तो आपका चैलेंज होता है कि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपके पास मशीनरी इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास प्रोडक्शन मेथड्स इतनी अच्छी नहीं है। सो हाउ टू बूस्ट अप, किसी भी इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट करना चाहिए, सो मशीनरी मस्ट बी रीडिज़ाइंड। ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग काइंड के पोल्यूशन को। लास्ट चीज़ आपके इस चैप्टर में लिखी है वो है एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी के बारे में भी समझा देते हैं, बिकॉज मे बी इफ द क्वेश्चन कम्स, अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलो, एनटीपीसी क्या है? सो एनटीपीसी एक बहुत मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है हमारे इंडिया का, मतलब जिससे पावर प्रोवाइड किया जाता है। एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म एज अ नॉलेज, क्योंकि बुक में तो नहीं दिया है तो शायद नहीं आ सकता क्वेश्चन, लेकिन लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। So this is a major power providing corporation in India. It has ISO certification of EMS. ओके, तो EMS मतलब होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है कि आप एनवायरमेंट को मैनेज करनी है, एनवायरमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मैनेज करने में आपका योगदान रहा है। सो ए काइंड ऑफ certification they have given. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuels. So ये खुद से आगे आया है ताकि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके बाय दीज काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस, एंड जो भी डिग्रेडेशन होता है उससे बचा सके एनवायरमेंट को। तो क्या क्या किया है इसने? पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। वही चीज़ है, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको फिर से आप क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। जैसे आप मोबाइल में किसी भी ऐप को अपडेट करते हो ना, वैसे इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यू टेक्निक्स निकाली है जिससे कि आपका यूटिलाइजेशन हो सके, आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। दूसरी चीज़ है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय ऐश यूटिलाइजेशन। ऐश को यूज़ करके, ऐश के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जो आपका ऐश निकलता है ना पेपर को बर्न करके, तो उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आप उसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। वेस्ट, क्योंकि लोग फेंक देते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि शुगर केन का जो कचरा निकलता है, द वेस्ट दैट इज रिमूव दैट इज डम्प्ड आउट, ठीक है, तो उसको भी आप बैगेस को भी यूज़ कर सकते हो। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब ग्रीन बेल्ट प्रमोट करना मतलब प्लांट्स लगाना, सिंपल सी चीज़ है। अगला है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जितने भी अलग अलग काइंड ऑफ वेस्ट है ना,
तो उनका किस तरह से मैनेज कर सकते हो, बाय यूजिंग ऐश के बहुत सारे यूजेस हैं, बुक में नहीं गिवन है तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन ऐश के बहुत सारे यूजेस हैं, ये ध्यान रखो ना। अगला है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड, मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जो कि ये सारी चीज़ों पर जिनका ध्यान रहता है, तो इस तरह से मॉनिटर करता रहता है कि हाँ ये जगह सही से काम कर रही है कि नहीं, हाँ ये जगह सही से काम कर रही है कि नहीं। सो इट इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करता रहता है, ठीक है। आपका स्कूल का मॉनिटर होता है ना, इसका इस तरह से ये भी एक मॉनिटर होता है कि हाँ ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और रिव्यूज लोगों के भी लेते हैं कि क्या हमारी ये सारी चीज़ों से, हमारे जो भी ये एजेंडाज हैं, क्या आपका कुछ भला हो रहा है इससे, सो रिव्यूज भी देते हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट भी यही करते हैं फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। ओके, yes, so this was all for this chapter. Now if you have any doubts arising in your mind, you are free to ask in comment section. और कौन सा आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। Also to encourage me, please like the video, share the video with your friends and subscribe to my channel. Okay, so till then, stay safe and stay connected. Bye everyone.